सुरक्षित होंगे और आपकी फैमिली भी सुरक्षित होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक नंबर 5। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 4 है यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कल हम बात कर रहे थे कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनकी कंडीशन क्या हो गई थी। वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते जा रहे थे, वो पिट गए थे, उनका बिजनेस समाप्त हो गया था, उनका पूरा ध्यान आर्मी की नीड्स को पूरा करने की तरफ चला गया था। उस वक्त उनको क्या लगा कि उनको जो चीजें चाहिए हैं, जो प्रोडक्शन चाहिए है, उसके लिए उनको किसी के आगे बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो इंडिया जो था वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा था उस वक्त। तो उन्होंने इंडिया वालों से बोला कि क्या आप हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन करेंगे। और इंडिया तो आपको पता है दुश्मनों को भी दोस्त बनाने को तैयार रहता है। इंडिया ने अपने बाहें फैलाकर उनको अपनाया, उनको कहा जी जरूर करेंगे आपके लिए काम। और जब इंडिया ने काम किया उनके लिए तो क्या हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द ग्रेटेड बूम इन इंडियन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया ने जब ये सब काम करना शुरू कर दिया तो इंडिया के अंदर बूम हो गया। बूम का मतलब होता है एक सैलाब सा आ गया इंडस्ट्रीज का, काम की धड़ाधड़ हो गई, लोग काम कर रहे हैं धड़ाधड़ सबके लिए। तो क्या हुआ, आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर द रिस्टोर इट्स लॉस्ट पोजीशन इन इंडिया। जो मैनचेस्टर थे ना, जो मशीनी जो लोग थे, जो मशीन जो थे, वो वापस आफ्टर वॉर के बाद अपनी इस पोजीशन को वापस हासिल नहीं कर पाई। कहाँ पे, इंडियन मार्केट में, जो पोजीशन की पहले थी, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो चुका था, नीड्स पूरी नहीं हो रही थी आर्मीज की, इकोनॉमिक लॉस हो चुका था। अब वापस अपनी उस पोजीशन को बनाना इंडियन मार्केट में उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। किनके लिए, मैनचेस्टर मशीनी जो लोग थे। ओके, इसका एक रीजन और भी था कि अब जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने भी सीख लिया था कि भाई लोग किस प्रकार से चीजों को अपनाते हैं, लोगों को किस प्रकार की चीजें चाहिए। तो अब इंडिया में भी मशीनें लगनी शुरू हो गई थी, इंडिया में भी लोगों ने मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या, उसके बाद द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर अनेबल टू मॉडर्नाइज, सो इट कुड नॉट कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान। और एक तरफ वो अपने आप को मॉडर्नाइज भी नहीं कर पा रही थी, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, मतलब पुराना ही तरीका अपना रही थी, जैसा था वैसा। लेकिन उसके कंपेरेटिव देखा जाए, यूएसए, जर्मनी और जापान ने अपने आप को मॉडर्नाइज कर दिया था, नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे वॉर के बाद। ये दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे और ये बेचारे अपने पुराने पोजीशन को हासिल करने में भी बहुत पीछे थे। उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज predominated the factories grew rapidly after the war. Still, large-scale industry formed only the small segment of the economy. About 60% large industry were located in Bengal and Bombay. जहां पे मतलब इतनी फैक्ट्रियां लग चुकी थी, मतलब प्रीडोमिनेटेड हो गई थी इंडिया के अंदर, वहीं पे वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी ना, जो इकोनॉमिक काम कर रही थी, वो अभी भी छोटे स्केल पे कर रही थी। मतलब इकोनॉमिक उनको इतना फायदा ले नहीं पा रहे थे वो लोग। और क्या हो रहा था कि फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी थी लेकिन इकोनॉमिक जो काम था उसमें बहुत छोटे स्तर पर हो रहा था। और जितनी भी मतलब पूरी इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज जो लार्ज स्केल पे काम कर रही थी, बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनमें से ऑलमोस्ट 60% जितनी जो कंपनियां थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश थी, बंगाल और बॉम्बे के अंदर थी। मतलब पूरे इंडिया के अंदर देखा जाए तो बंगाल और बॉम्बे को छोड़कर छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, जो इंडस्ट्रियां थी वो छोटे स्मॉल स्केल पे काम कर रही थी। मतलब एरिया वास्ट होने के बजाय कंजेस्टेड होता जा रहा था, लो होता जा रहा था। कि इसका कारण ये था कि अभी भी उन्होंने इकोनॉमिक स्तर को नहीं बढ़ाया था। लेकिन जितने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी वो भी ऑलमोस्ट कहां पे थी, बॉम्बे और बंगाल के अंदर थी, ठीक है जी। अगर बात की जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंटिन्यू टू द प्रिवेल इन द रेस्ट ऑफ कंट्रीज। मतलब अभी भी जो स्मॉल स्केल पे जो फैक्ट्रियां थी वो कहां पे फैली हुई थी, रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर फैली हुई थी ज्यादातर। Only small portion of the Indian workers worked in the registered factories। और सिर्फ एक छोटा सा मतलब छोटी सी संख्या के अंदर जो वर्कर्स थे, इंडियन वर्कर्स, वो रजिस्टर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि रजिस्टर फैक्ट्री में काम करने से उनको एक नियमित सैलरी, एक नियमित टाइम और एक नियमित जो अमाउंट है वो मिलती रहेगी, जिससे उनका घर का गुजारा चले। बाकी जो लोग थे, अधिकतर लोग कौन से थे, जो कहाँ पे काम कर रहे थे, रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर छोटी फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। इंडस्ट्रीज में मतलब रजिस्टर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत कम थे। इसका एग्जांपल यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे 1911 के अंदर
सिर्फ 5% लोग थे जो रजिस्टर फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं पे 1931 में बढ़कर सिर्फ 10% हुए। मतलब ज्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। कई के लोगों को लगता था कि जो धंधा वो अपने घर पे कर रहे हैं वो ठीक है जी। तो जो रजिस्टर फैक्ट्रियां थी उनमें लोगों ने अपनी जो है प्रेजेंस ज्यादा दिखाई नहीं। ठीक है, अगर बात करते हैं इन 20 सेंचुरी की बात करते हैं, अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो टेक्नोलॉजी चेंज द बिगिन, पीपल स्टार्ट यूजिंग द फ्लाई शटल इन द देयर रूम। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लोगों ने फ्लाई शटल नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? अपने रूम्स के अंदर, अपनी वीविंग के अंदर, अपने बुनाई के अंदर, अपने बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए। फ्लाई शटल का मतलब होता है कि ऐसी की होती है, टेक्निक होती है जो डेवलप करती है आपके किसको? बिजनेस को, आपके राइज करवाती है आपकी इंडस्ट्रीज को। तो लोगों ने फ्लाई शटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया 20वीं शताब्दी में। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए 1941 की तो मोर देन 35% ऑफ द हैंडलूम वर फिटेड विद द फ्लाई शटल। सिर्फ 35% ही जो था बिजनेस ऐसा था जो कि इस फ्लाई शटल में फिट हो पाया। और जो नहीं हो पाया उसके पीछे चाहे उनका इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है, उनकी अपनी सोच भी हो सकती है, अपने आइडियाज भी हो सकते हैं। और जो फिट हो पाए 35% लोग इसके अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, क्या फ्लाई शटल के अंदर, तो उनके अपने आइडियाज, अपने व्यूज या अपने बिजनेस को ऊपर उठाने की सोच हो सकती है। तो उसमें से कि कुछ नाम है यहाँ पे टेक्सटाइल के, जो मैं बताऊंगा, जो उस वक्त मतलब जो फ्लाई शटल का इस्तेमाल करके काफी बिजनेस कर रहे थे। तो उनमें से एक मद्रास है, एक मैसूर है, एक कोचिन था, एक बंगाल था। द परसेंटेज हमें मैंने निशान दिया है, द परसेंटेज ऑफ द फ्लाई शटल यूज द 70 to 80%। ये लोग क्या करते थे? फ्लाई शटल का मतलब नई टेक्निक का इस्तेमाल किया इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 70 से 80% का बिजनेस को बढ़ावा दिया। मतलब कहते हैं कि अपने बिजनेस को ऊपर उठाया। उसके बाद बात करते हैं हम द मार्केट फॉर द गुड्स की मार्केट के बारे में बात करते हैं, चीजों के बारे में। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्ट टू टेक ओवर इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हम किस प्रकार से टेक ओवर करें किसको? इंडियन मार्केट को। भाई इंडियन मार्केट पे अपना कब्जा करेंगे। लेकिन जो इंडियन लोग थे, जो इंडियन वीवर्स थे, क्राफ्टमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, जो इंडस्ट्रियल थे, रिस्ट्रिक्टेड द कॉलोनियल कंट्रोल। कॉलोनियल कंट्रोल का मतलब था वो उन्होंने क्या किया था, जो कॉलोनियल कंट्रोल था उसका वो विद्रोह कर रहे थे, उनके खिलाफ थे सारे लोग। यहाँ पे एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, उसी के ऑपोजिट देखा जाए तो इंडियन ये लोग जो थे, वो जो कॉलोनियल जो पावर थी उसके विरोध में थे, उसको खिलाफ थे। क्योंकि वो किसी तरह नहीं चाहते थे कि जो बिजनेस उनका चल रहा है, जिस प्रकार से वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, कोई आके फिर से उनके ऊपर राज करे या उनको दबाने की कोशिश करे। ठीक है, When a new product in produce biggest challenge, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए, उसे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो वो चैलेंज क्या होता है कि हाउ टू मेक पीपल लाइक द प्रोडक्ट। लोग इस चीज को पसंद कैसे करेंगे, लोग इस चीज को कैसे अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो मेरे दांत हैं, जरा ध्यान से देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि विकास सर आपके दांत बहुत अच्छे हैं। मैंने महसूस नहीं किया, मैंने देखा है, लोग बोलते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं क्लोजअप इस्तेमाल करता हूँ। तो इस वक्त मैं अपने दांतों की नहीं, क्लोजअप की मतलब ऐड कर रहा हूँ, क्लोजअप के बारे में बता रहा हूँ। तो लोगों को लगेगा इसके दांत सुंदर है, इतने चमकीले दांत, अच्छे दांत है, तो क्यों ना हम भी क्लोजअप इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं मैं क्लोजअप की ऐड कर रहा हूँ। अब उसी तरह दूसरी ले लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक ऑयल है जिसका नाम है आलमंड ड्रॉप्स। आलमंड ड्रॉप्स है, इससे मैं बोलूं कि देखिए मेरे बाल कितने काले और घने हैं, तो सब लोग हंसेंगे कि इनके बाल तो छोटे हैं। तो ये ऐड मेरे पे सेट नहीं बैठेगी। तो इस ऐड को करने के लिए क्या करेंगे? एक आइकॉन चेहरे का इस्तेमाल करेंगे, एक सुंदर से चेहरे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल करीना कपूर, कैटरीना कैफ या माधुरी दीक्षित, किसी का भी जो आइकॉन बना हुआ है लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो वो टीवी पर आएंगी, ऐड करेंगी, चाहे उनके बाल वो आर्टिफिशियली हो, विग लगा रखी हो, लेकिन लोगों का एक नजरिया बन जाता है, अरे ये हीरोइन इस्तेमाल कर रही चीज को, तो शायद हम भी करेंगे तो हमारे बाल बेच होंगे, खासकर लड़कियां। तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट को, उस डिवाइस को लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब उसका विज्ञापन देना, विज्ञापन उस चीज को ऊपर उठाता है। तो ये ब्रिटिश कंपनियां थी, उनको पता था कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उन्होंने क्या किया, अपने इस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। इट मेक द प्रोड्यूस अपीयर डिसेबल एंड नेसेसरी इट टुडे वर्ल्ड टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड
होल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब ये चीजों को लोगों के इस्तेमाल करने के लिए उनकी जरूरत का साधन कैसे बन सकता है, लोगों के लिए कैसे पहुंचेगा और लोगों को कैसे बताया जाए कि आपकी जरूरत का सामान है या आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या करते हैं, टीवी में ऐड दी जाती है, न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, मैगजीन्स में ऐड दी जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग किए जाते हैं, मतलब बड़े पोस्टर्स और वो फ्लैक्स लगाए जाते हैं जिसको लोग देखते हैं और लोग उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उस चीज को खरीद लेते हैं। तो वो एक किस्म से ऐड होती है। ऐड यही नहीं है कि मतलब आप जो टीवी पे देते हो, ऐड किसी तरह की हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इफ वी लुक इनटू द हिस्ट्री, हम हिस्ट्री देखें ना इस चीज की, तो एडवर्टाइजमेंट हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द एक्सपैंडिंग मार्केट। एडवर्टाइजमेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाती है मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट को बेचने के अंदर, ठीक है। अगर ऐड नहीं होगी तो मान लीजिए एग्जांपल, फिर से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे हाथ में ये बुक है, रेट्रो की बुक है, कॉपी है मेरे हाथ में। अब मैंने ऐसे स्टिल खड़ा हो गया और दिखा दिया, मैंने इसके फीचर्स नहीं बताए आपको, मैंने इसकी बुक को खोल कर नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, तो वो ऐड नहीं होगी, वो एक एज ए पिक बन गई, पोस्टर बन गया। अब लोगों को क्या पता इस चीज में क्या, ये फोटो है, बुक है, तो इस चीज के बारे में मुझे बताना पड़ेगा भाई इसकी लेंथ कितनी है, इसके पेजेस इतने हैं, इसके पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये इतने रुपीज की है। तो वो क्या होता है, हिस्ट्री रही हमारे पूरे आज तक की कि किसी भी चीज को बेचने के लिए, किसी भी सामान को बेचने के लिए उसके फीचर्स बताने पड़ते हैं और उनके फीचर्स लोगों के कैसे काम आएंगे वो कोरिलेट किया जाता है लोगों के साथ। तो ये हिस्ट्री रही है हमारी कि एडवर्टाइजमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है कहाँ पे, हमारी मार्केट के अंदर। एग्जांपल, मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो मशीनी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, जैसे कि उन लोगों ने क्या किया था, मैनचेस्टर्स ने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्लॉथ विच दे वर द सेलिंग इन इंडिया दे यूज्ड टू द राइट इन द लेवल। अब उन्होंने क्या किया, अपने कुछ नए कपड़े बनाने शुरू कर दिए मैनचेस्टर्स ने, और इंडिया के अंदर उनकी सेलिंग करना शुरू कर दिया। सेलिंग का मतलब बेचना शुरू कर दिया, लेकिन वो कपड़े किन्होंने बनाए ये तो नहीं पता ना किसी को, तो उसके लिए एक लेबल होता है, लेबल मतलब लेबल इस्तेमाल किया गया, लेबल उसके ऊपर लगा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें से मेड इन चाइना की चीजें से पहले बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल तो मतलब हमने क्या पूरे वर्ल्ड ने चाइना की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना फैल गया है और चाइना की दे रही है हमें, तो उस तरफ से अगर मान लीजिए उसके ऊपर ना लिखा होता कि मेड इन चाइना, तो आज भी वो लोग वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब एड एक ऐसी चीज है, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन को उठाती भी है या प्रोडक्शन को गिरा भी देती है। वो कैसे, अगर मेड इन चाइना लिखा था, उस वक्त कोई ऐसा कोरोना फैला नहीं हुआ था, तो लोग धड़ाधड़ इसको इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि लोगों को सस्ता मिल रहा था, अच्छी चीजें मिल रही थी अब काफी मात्रा में। लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि डिवाइस जो है चाइना भेज रहा है, तो कोई हो सकता है उसमें कुछ ऐसा वायरस भेज दे, कुछ और भेज दे, तो लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है उस प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना, तो लोग इस चीज को खरीदने से मना करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन होता था, और ये रीजन था जो मैनचेस्टर से उन्होंने क्या किया था, इंडियन मार्केट में अपना एक लेबल बनाकर यूज कर दिया था जिसपे मेड इन मैन्युफैक्चर, जो उस चीज को बनाता था अपना लेबल इसके ऊपर लगा देता था, चिपका देता था, ताकि इंडियन मार्केट में उनका एक दबदबा बन जाए, एक बोलबाला हो जाए और किसी तरह वो इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर पाए, ठीक है जी बच्चे। लेबल की बात की जाए, जो लेबल होते हैं वो क्या थे, लेबल वर डिजाइन ब्यूटीफुली, जो लेबल्स लगा दिए जाते थे कपड़े पे, प्रोटेक्शन पे या किसी भी चीज पे, वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए जाते थे, जिनको देखने के बाद लोगों को लगता था हाँ भाई ये चीज मुझे खरीदनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी शू कॉर्नर पे जाते हो आप, तो उसमें क्या करते हो, वुडलैंड हो गया या लिवाइस हो गया या रिबॉक्स हो गए, ऐसी जो प्रोटेक्शन की कंपनियां हैं जिनके शूज वगैरह लेने हम लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ब्रांडेड चीजें हैं ये लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी कुछ भी हो, आप ब्रांड को चूज करते हो, ले आते हो। तो लोगों की जो सोच बदलने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। इंडियन गॉड एंड गॉडेस जो थे, इंडियन गॉड गॉडेस की जो फोटो थी, जैसे माता लक्ष्मी की हो गई, गणेश जी की हो गई, किसी की भी, वो क्या करते थे, उन प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करते थे मैन्युफैक्चरर्स जो लोग थे, चाहे वो इंडियन हो या दूसरे भी हो, तो वो क्या करते थे, इंडियन मार्केट के अंदर बेचने के लिए उनको पता था इंडिया के गॉड गॉडेस का सहारा लेना पड़ेगा, इमोशनली और कल्चरली उनको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, तो उनकी फोटो लगा दी जाती थी लेबल के ऊपर और लोग इसको बाय करते थे। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके कैलेंडर वगैरह बनाया जाता था, मैगजीन बनाई जाती थी, तो लोग भरपूर मात्रा में से खरीदते थे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इंडिया को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और इंडिया के स्वाद को बताया जाता है। जब मैं बहुत छोटा था तो एक ऐड आती थी अमूल बटर की, तो उसमें वो बोलते थे कि जरा सी हंसी दुलारे जरा सा टेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब वो जो टेस्ट ऑफ इंडिया वाला फील आता था ना, जैसे अरे भाई इंडिया का टेस्ट है, तो वो अमूल का मक्खन खाने का मन करता था। वो ये तो टेस्ट ऑफ चाइना, चाइना नहीं बोल सकते ना क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट था, नहीं तो लोग सोचते हैं चाइना का प्रोडक्ट, आज वो ही बंद हो जाता। तो हुआ क्या कि इंडिया के प्रोडक्ट को मतलब एड के द्वारा उन्होंने शुरू कर दिया और रेगुलरली स्टार्ट द अपीयर ऑन द लेवल, और इसी लेवल का इस्तेमाल करके रेगुलरली उन्होंने सब चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोगों में वो चीज बिकने लग गई। उसके बाद अगर बात की जाए लेट 19th सेंचुरी की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरर्स बिगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैलेंडर। जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो क्या करते थे, वो अपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर बनाते थे। उनको पता था मैगजीन आदमी कितने दिन पढ़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ेगा, उसके बाद मैगजीन को फेंक देगा। न्यूज़पेपर तो रोज चेंज होता है। उनको पता था कि कैलेंडर एक ऐसी चीज है जो कि पूरे साल के लिए हर इंसान जरूर खरीदेगा और अपने घर की दीवार पे लगा देगा देखने के लिए कि हाँ भाई आज कौन सा डे है, कौन सी अमावस्या है, पूर्णिमा है, क्या दिन चल रहा है, क्या नहीं दिन चल रहा, मतलब वो उसको खरीदना पड़ेगा। तो ये तो कुछ भी नहीं था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन द गिविंग द नेशनलिस्ट मैसेज, और साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो इन चीजों को बनाते थे वो इंडिया के लोगों का मैसेज कन्वे करते थे, भाई ये इंडिया का बना हुआ सामान है और तुम मेरी बात सुनो, बाहर का सामान क्यों खरीदोगे, तुम तो इंडियन हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चलता था हाँ हम तो इंडियन है भाई, क्यों ना हम इंडिया का सामान खरीदे, तो इंडिया का सामान खरीदते थे। इस तरह से क्या होता था, कल्चर का सहारा लेके, इमोशनली सहारा लेके उस चीज के ऊपर कुछ लेवल लगा के उस चीज का जो प्रोडक्शन था वो किया जाता था। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं पे खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ढंग से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को भी बार बार देखिए और अपने इस लेसन को प्रिपेयर कीजिए। और जाते जाते आप सबके लिए एक मैसेज, कोरोना से लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन घर से निकलना भी जरूरी नहीं है। अपने आप को सेफ रखिए, आपके अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। आपकी लाइफ बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ।